चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। एंड एक चीज का आप ध्यान रखेंगे, अपना माइक ऑफ रखेंगे। अगर आप शोर करेंगे तो आपको क्लास से रिमूव कर देंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। बहुत बच्चे ऐसे बोलते हैं कि माइक ऑन रखो मैम, कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं माइक बंद रखो। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू मैनेज दिस क्लास। तो आप अपना माइक ऑफ रखेंगे अनटिल और अनलेस मैं आपसे कुछ नहीं पूछ रही। कुछ पूछा है बताओ एंड देन ऑफ कर दो। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस मैम। चलिए शुरू करते हैं फिर। लेक्चर नंबर 11। आज जो हम पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था आई थिंक, राइट? जिसमें हम लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन डिस्कस किया था। एक और जो था उसमें पार्ट रह गया था मिक्स्ड ग्रुपिंग का। ठीक है, वो हम आज डिस्कस करेंगे बेटा। एक सेकेंड रुको, बस मेरा टैब चला नहीं है। हाँ, तो हम लोग आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है? मिक्स्ड ग्रुपिंग, जिसमें सीरीज एंड पैरेलल में इकट्ठे जुड़े हुए। एक बार हमने डिस्कस किया सीरीज में, वो मैं रिवाइज कराऊंगी अभी आप लोगों को। एक बार हम लोगों ने पैरेलल में डिस्कस किया क्या क्या केसेस बनते हैं, और फिर एक मिक्स्ड, उन दोनों का कॉम्बिनेशन में हम डिस्कस करेंगे। फिर हमारा टॉपिक आता है इलेक्ट्रिकल पावर एंड एनर्जी पे। कॉम्पिटिशन में काफी क्वेश्चन इन दोनों टॉपिक से बनते हैं और आसान टॉपिक है, आराम से आपको समझ में आ जाएंगे। तो फटाफट रिविजन कर लेते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल आई थिंक हम लोगों ने स्टार्ट किया था। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, जिसमें फर्स्ट केस जो हम लोगों ने डिस्कस किया सबसे पहले वो सीरीज कॉम्बिनेशन था, जिसमें मैंने आपको प्रूफ भी करके दिखाया। मान लो आपके पास कुछ ऐसे है, एक सेल ऐसे जुड़ा हुआ है, फिर इसके साथ ऐसे कुछ सीरीज में जुड़ा हुआ है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 मान लो, इसका R1, E1, E2। तो E इक्वलेंट आप लोगों ने कैसे लिखा था? E1 प्लस में E2। अगर दोनों का पोलैरिटी सेम है, मतलब कि दोनों एक तरीके से जुड़े हुए हैं, प्लस माइनस ऐसे चलते जा रहे हैं सीरीज में, तो E इक्वलेंट कैसे निकालते हो आप? E1 प्लस में E2। एंड R इक्वलेंट आप कैसे निकालते हैं? R1 प्लस में R2। और मान लीजिए N सेल्स जुड़े हुए हैं और EMF जो है सभी सेल्स का E है और इंटरनल रेजिस्टेंस सभी सेल्स का R है, तो आप N सेल्स के केस में क्या लिखेंगे? E इक्वलेंट क्या हो जाएगा आपके पास? प्लस 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 करते जाओ, N टाइम्स प्लस हो जाएगा, N ही हो गया ना, राइट? एंड R इक्वलेंट क्या हो जाएगा आपके पास? NR हो जाएगा। इफ EMF of each cell is E and internal resistance is R। ठीक है, तो ये सीरीज में हम लोगों ने डिस्कस किया था कंप्लीट। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था पैरेलल कॉम्बिनेशन। मैम हाँ जी, मैम वो E इक्वलेंट इक्वल टू एन ई जो लिखा है ना वो समझ नहीं आया था। क्योंकि मैंने क्या बोला, मेरे जो मैं बोल रही हूँ उस पर ध्यान दो। एक सेल, दो सेल, तीन सेल, और ऐसे करके मैंने n नंबर ऑफ सेल्स जोड़ दिए हैं। तो पहले का EMF E, दूसरे का E, तीसरे का E, एंड n तक E है और सारे सीरीज में कनेक्टेड है, सबका पोलैरिटी सेम है। तो E इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? सबका सम होगा ना, E प्लस E प्लस E प्लस अप टू n। तो कितना हो जाएगा? n टाइम्स E हो जाएगा, राइट? और R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? R प्लस R अप टू n टाइम्स NR हो जाएगा। तो यानी सबका सम हो रहा है ना, तो आप एक लिख के मल्टीप्लाई बाय जितना नंबर ऑफ टाइम वो रिपीट हो रहा है वो कर देते हैं। हाँ, इसमें एक पॉइंट और था कि अगर पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है तो आप क्या करते हैं? ई इक्विवेलेंट में क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। मान लो ये आपके पास ये जो पर्टिकुलर सेल है, अगर ये मैं ऐसे बना दूं, मान लो ऐसे बना दिया मैंने, ये एक इंटरनल रेजिस्टेंस इधर लगा है और एक इधर लगा है, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये E1 हो गया और ये E2 हो गया, एंड योर E1 इज ग्रेटर देन E2। ठीक है, E1 E2 से बड़ा है। तो मैंने आपको क्या बताया था, इस केस में पोलैरिटी उल्टा होने का मतलब है E इक्विवेलेंट जब आप निकालेंगे तो आप उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो E1 माइनस में E2, यानी बड़े में से आप छोटा माइनस कर दो। अगर E1 बड़ा है तो E1 माइनस में E2 कर दिया हम लोगों ने। जो एक सेल इसके इक्विवेलेंट बनाते हैं, जो बड़ा वाला सेल होगा उसके हिसाब से हम लोग बना देते हैं, ऐसे बना देंगे। अगर मान लो E2 बड़ा होता तो E2 माइनस E1 कर देते और हम सेल ऐसे ड्रॉ कर देते। और एक खास बात, R इक्विवेलेंट जो होता है वो हमेशा ऐड होता है, चाहे उसका पोलैरिटी उल्टा है चाहे पोलैरिटी सेम है। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? R1 प्लस में R2 हो जाएगा। तो ये कुछ छोटी मोटी बातें थी जो मैंने डिस्कस करी थी आप लोगों के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में। ऐसे ही एक पैरेलल कॉम्बिनेशन डिस्कस हुआ था। पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोगों ने एक डिस्कस किया था। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कुछ इस तरीके से था,
मान लो आपके पास एक ऐसे सेल है और इसके साथ एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, और एक ऐसे सेल है इसके साथ एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ऐसे कनेक्टेड है। मान लो कुछ करंट आई आ रहा है और इधर से आई ही निकल जाएगा, इधर से मान लो I1 गया, इधर से I2 गया। इसका ईएमएफ E1 ले लो, इसका ईएमएफ E2 ले लो, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। तो इसका हम लोगों ने पूरा डेरिवेशन किया था कि E इक्विवेलेंट कैसे आएगा आप लोगों के पास, E1 बाय में R1 प्लस में E2 बाय में R2 बाय में 1 बाय R1 प्लस में 1 बाय R2 एंड R इक्विवेलेंट 1 बाय R इक्विवेलेंट दोनों आपके पैरेलल में कनेक्टेड है ना, तो ऐसे निकालते हैं 1 बाय R1 प्लस में 1 बाय R2। फिर अगर पोलैरिटी रिवर्स होती है उस केस में क्या होता है, आप सब्ट्रैक्ट करते हैं सिर्फ न्यूमरेटर में। इफ पोलैरिटी ऑफ सेल्स इन पैरेलल अपोजिट है तो उस केस में आप क्या करेंगे, मान लो आपके पास एक ऐसे जुड़ा हुआ है और ये नीचे वाला जो है वो कुछ ऐसे जुड़ा हुआ है, ऐसे इस तरीके से जुड़ा हुआ है मान लीजिए। तो इस केस में आप क्या करते हैं, न्यूमरेटर के अंदर आपका सब्ट्रैक्ट होगा, बड़े में से छोटा माइनस कर दो। ठीक है, मान लो अगर E1 इफ E1 इज ग्रेटर देन E2 और ये दोनों अपोजिट पोलैरिटी के होते तो आप क्या करते, E1 बाय में R1 माइनस में E2 बाय में R2 डिवाइडेड बाय में 1 बाय R1 प्लस में 1 बाय R2। और R इक्विवेलेंट जो निकालते हो आप, इंटरनल रेजिस्टेंस में कुछ चेंज नहीं होगा, पोलैरिटी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 बाय R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस में 1 बाय R2। अच्छा, जैसे हम लोगों ने सीरीज में n सेल्स कंबाइन करे, ऐसे ही लास्ट टॉपिक जहां मैंने छोड़ा था, अगर n सेल्स मेरे पैरेलल में कनेक्टेड है, मान लो आपके पास ऐसे है, एक सेल हो गया ये, फिर ऐसे दूसरा सेल हो गया, ठीक है, ऐसे तीसरा हो गया, ऐसे करते करते आपका nth सेल है लास्ट। ठीक है, और ये सभी पैरेलल में कनेक्टेड है। इसका ईएमएफ ई सबका सेम ले लो, इसका आर 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 आर। तो इसका अगर आपको निकालना है तो ई इक्विवेलेंट क्या होता है, पैरेलल के अंदर सेम आ जाता है। हम लोगों ने ड्राइव भी किया था, आप इसमें पुट करके देख सकते हो, ई बाय आर प्लस ई बाय आर प्लस ई बाय आर, तो ऊपर कितना बन जाएगा, n टाइम्स ऑफ ई बाय आर डिवाइडेड बाय में नीचे क्या हो जाएगा, 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर n टाइम्स बाय में आर। तो देखो कैंसिल हो गया ना, तो ई इक्विवेलेंट कितना बन जाता है, जो एक सिंगल सेल का होता है। और आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपके पास, जैसे अगर आप करेंगे 1 बाय आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर अप टू n टाइम्स हो जाएगा n बाय में r। ठीक है, और r इक्विवेलेंट अगर एग्जैक्ट निकालें तो r बाय में n। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे कंपेयर करेंगे दोनों को, तो सीरीज में आपका ईएमएफ बढ़ रहा था। ठीक है, और जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस था वो भी इंक्रीज हो रहा था। पैरेलल में एक ही सेल जितना बन रहा है, अगर सेम लेते हैं वैल्यूज हम लोग, और आर इक्विवेलेंट आपका n टाइम्स घट रहा है, तो एक कंपैरिजन जब आप चीजें करेंगे ना, कंपेयर करते हैं, तो दिमाग में आपके पिक्चर बनती है, कॉन्सेप्ट मैप बनता है कंपेयर करने से कि उसमें क्या था और इसमें क्या हो रहा है। ऐसी चीजें याद भी होंगी और न्यूमेरिकल्स करोगे तो दैट विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, क्लियर है सबको? तो ये था लास्ट क्लास का पूरा पिक्चर। अब आप क्या किया करो, जब आपकी क्लास हो जाती है ना, क्लास हो जाने के बाद जब भी आपको 4 घंटे बाद 5 घंटे बाद, मान लो आज रात को क्लास हुई, तो जब भी आप मॉर्निंग में पढ़ते हैं दिन में पढ़ते हैं, तो अपना कॉन्सेप्ट मैप खुद बनाए करो। क्या मैम ने बताया था, क्या फॉर्मूलेस थे, क्या कंपैरिजंस हैं, इससे चीजें याद होंगी। बिकॉज फिजिक्स का सिलेबस बहुत ही ज्यादा है, लास्ट में सब मिक्स हो जाएगा। अगर खुद के अपने कॉन्सेप्ट मैप बना के रखोगे ना, चैप्टर वाइज भी बन जाएगा, अभी तो टॉपिक वाइज बनेगा, उसके बाद आप एक चैप्टर वाइज भी बना सकते हो कि इसमें क्या क्या मेजर चीजें हैं, क्या क्या मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं। तो अपना अप्रोच को सुधारो, ठीक है, आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे। अभी सब कुछ मिक्स हो जाता है ना तो आप लोग टाइम पे रिवाइज करते, ना आप लोग टेस्ट देते। ठीक है, टेस्ट देते हो तो आप सोल्यूशन नहीं चेक करते। ठीक है, तो वो सारा बेटा प्रॉब्लम जो है वो स्ट्रेटेजी का ही होता है, और कोई बात नहीं। ओके बेटा, फिर वो नेटवर्क इशू है उसमें, तो मैं आपको क्या बताऊं। कोई बात नहीं, अगर बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है वैशाली, तो आप रिकॉर्डेड क्लास देख लेना, मैं जल्दी अपडेट करा दूंगी कल। ओके, चलिए फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मिक्स्ड ग्रुपिंग का। m rows of cells and each row has n cells and each cell का EMF कितना है E and each cell का internal resistance क्या है R। क्या बोल रहे हैं कि m rows है, m rows। ठीक है, तो बना लेते हैं, चलो मान लो आपके पास एक सेल हो गया ये,
इंटरनल रेजिस्टेंस, एक सेल हो गया ये, ठीक है। m रोज ऑफ सेल एंड ईच रो हैज n सेल्स, ठीक है। पहली रो है ये, पहली रो में कितने सेल्स हैं आपके, nth सेल है बेटा ये, ठीक है। ये फर्स्ट सेल हो गया। सबका इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ सेम है, ये ई लगा लो, ये आर आर आर। ये फर्स्ट रो की कहानी है। ऐसे ही आपकी सेकंड रो की कहानी बनेगी इस तरीके से, ठीक है, एंड सो ऑन। ये फर्स्ट रो है, नंबर 1, ये सेकंड रो है, और कितनी आपके पास रोज हैं, m रोज है, यानी कि जो लास्ट है आपके पास वो mth रो है। ये नंबर कौन सा है, m। बहुत ही फन टॉपिक है, सुनो ध्यान से। और ये आपका लास्ट सेल क्या होता है, nth सेल। हर एक रो में लास्ट सेल कौन सा है, nth सेल है। इसको आप ऐसे कनेक्ट कीजिए, ओके। तो अभी इन्होंने क्वेश्चन क्या क्या पूछे, सबका ईएमएफ सेम है बेटा, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है, सभी में आप सेम वैल्यूज लगा सकते हैं। पहली बात पूछिए ई इक्विवेलेंट कितना होगा, ओके। फिर आर इक्विवेलेंट कितना होगा। थर्ड, आई इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, मतलब इसका जो भी फाइनल आंसर बनता है आपका, एक ई इक्विवेलेंट बनेगा और एक आर इक्विवेलेंट बनेगा। ये आर इक्विवेलेंट, ये ई इक्विवेलेंट, ठीक है। और इसके साथ एक बाहर क्या लगा हुआ है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। तो इसमें से कितना करंट फ्लो करेगा, अगर ये निकल गया मेरे पास, ये निकल गया, तो मैं सर्किट सॉल्व कर सकती हूँ, इजी है मेरे लिए आई निकालना। उसके बाद क्या, फाइंड रिलेशन बिटवीन एन एम स्मॉल आर कैपिटल आर सच दैट कि करंट जो है इसमें जो चलेगा वो मैक्सिमम वैल्यू रखे, और फिर वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है आपका टॉपिक इस तरह का, क्योंकि ये अच्छे खासे 5 नंबर में टॉपिक बनता है और सारे इतनी सारी चीजें पूछने को मिलती हैं, 1 मार्क में, 2 मार्क में पूछ सकते हैं। तो जैसे अगर मैं बात करूं आप लोगों से, पहले मुझे ये बात बताओ कि एक रो में n सेल्स सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो सीरीज में कितना होता है बेटा, ई इक्विवेलेंट। अगर मैं NE। एक हो जाएगी, यस मिक्स्ड ग्रुपिंग में हमें सीरीज भी देखने को मिलेगी और पैरेलल भी। बेटा, दोनों, यस, ठीक है। तो एक में आपके पास सीरीज, एक रो में अगर हम बात करें तो आपका इक्विवेलेंट बनता है NE, और आपका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, वो भी NR हो जाएगा, ठीक है। अभी पीछे मैंने बताया, अब देखो अभी इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो आपके पास हर एक में ऐसे आ जाएगा, एक एक सेल बन गया, ठीक है। ऐसे करते करते आपका कौन सा नंबर आ जाएगा, mth सेल आ जाएगा, इस तरह। ये सारे पैरेलल में कनेक्ट, मतलब एक एक रो को आपने सॉल्व कर लिया, इनमें इसमें आपकी वैल्यू कितनी आ गई, NE, इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, NR। ऐसे ही आपके पास इसकी NE, इसकी भी NR, एंड सो ऑन, NE और NR। अब NE आपके पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो ई इक्विवेलेंट कितना बनेगा इस केस में, NE सेम बनेगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा आपके पास NE, बिकॉज इन पैरेलल सेम बनेगा। और NR आपके पैरेलल में तो क्या बनेगा, M टाइम्स। तो आप क्या लिखते हो, देखो 1/NR + 1/NR + 1/NR, ऐसे करोगे तो M टाइम्स तक वो रिपीट हो रहा है, M रोज है ना, तो M टाइम्स बाय में NR, ये आपके 1/R इक्विवेलेंट कितना बनेगा, M टाइम्स बाय में NR। तो आपके पास R इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा, NR बाय में M। यहां तक सबको समझ में आ गया, आपके पास E इक्विवेलेंट आ गया, आपके पास R इक्विवेलेंट आ गया, और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दे रखा है आपको। अब आप करंट निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो, बताओ। यस मैम। बताओ कितना आएगा करंट, सभी बच्चे निकालेंगे और मुझे करंट की वैल्यू बताओ, सॉल्व कीजिए एक बार। करंट की वैल्यू निकालेंगे, मैं यहां पर बना देती हूँ आप लोगों के लिए। अब यहां से आगे हम सॉल्व करेंगे बाकी के पार्ट्स। फर्स्ट दोनों पार्ट तो हमारे हो गए, ये आपके पास आ गया NE, ये आपके पास कितना आया था, NR बाय में M, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया R। मान लो आपका करंट कुछ भी जा रहा है I, आप किरचॉफ लॉ लगा लो, कुछ भी नहीं समझ में आता तो किरचॉफ लॉ लगा लो, और वैसे भी ये आपके सीरीज में है, और ये आपके पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I की वैल्यू क्या हो जाएगी, NE बाय में R प्लस में NR बाय में M, ठीक है।
अगर हम इसको खोलें आगे तो एन ई बाय में एम आर प्लस एन आर ऊपर चला जाएगा आपका एम। ठीक है, करंट तो मेरे पास निकल गया कि कितना करंट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में फ्लो करेगा, बट उनका सवाल ये है कि एक रिलेशनशिप निकाले सच दैट आई मैक्सिमम आ जाए। रिलेशनशिप यहीं से निकलेगा, आई आपको मैक्सिमम चाहिए। फॉर आई मैक्सिमम आपका एम आर जो है एम आर प्लस में एन आर ये मिनिमम होना चाहिए। मैम अभी ऐसे तो मुझे समझ में नहीं आ रहा एन वेरिएबल। बेटा अपना माइक ऑफ रखो। अरे वाह, मैम आपने करंट कैसे निकाला है वो बता दो एक बार। करंट कैसे निकाला बेटा? करंट कैसे निकाला? इधर से ले लो, चलो आप कुछ भी डायरेक्शन ले लो। किरचॉफ लॉ आता ना लगाना? यस वैसे मैम तो यहाँ आता पर देखो हमारे पास जो अगर आप बात करोगे, मान लो ये करंट जा रहा है, यही डायरेक्शन ले लेते हैं, यहाँ से आप चले, आई करंट जा रहा है मान लो, तो करंट की डायरेक्शन में ये आएगा माइनस इंटू में आई आर। ठीक है, अगर आप इसमें जा रहे हैं अगेन माइनस ऑफ एन आर बाय में एम इंटू में, ये क्या हो जाएगा आपके पास आई, और ये हो जाएगा नेगेटिव से पॉजिटिव प्लस में एन ई इज इक्वल टू 0, यही होगा ना। तो एन ई इज इक्वल टू आई आर प्लस में एन आर बाय में एम इंटू में आई, तो आई कॉमन ले लो, ये क्या हो जाएगा आपके पास आर प्लस में एन आर बाय में एम, दिस इज इक्वल टू एन ई। आई कितना हो गया एन ई बाय में आर प्लस में एन आर बाय एम, आ गया कि नहीं आ गया ये? ठीक है, तो ये आपके पास हो गया। फिर सॉल्व कर लिया। अब मुझे आई मैक्सिमम चाहिए। आई मैक्सिमम के लिए मेरे पास ये मिनिमम होना चाहिए, बट मैं ऐसे देख के नहीं बता सकती क्योंकि एम भी मेरा वेरिएबल है, आर भी वेरिएबल है, स्मॉल आर भी, एन भी, मुझे नहीं पता कैसे रिलेशनशिप निकालू। तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा मैथ्स यूज करेंगे यहाँ पर। मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ, अंडर रूट एम आर, ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग, अंडर रूट एम आर माइनस में अंडर रूट एन आर का होल स्क्वायर प्लस में 2 अंडर रूट एन एम कैपिटल आर स्मॉल आर, ये आपके पास यही बनेगा एम आर प्लस में एन आर। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, आप खोल के देख लो। जैसे ए का स्क्वायर करोगे एम आर प्लस में बी का स्क्वायर करोगे एन आर माइनस 2ab, ये आएगा माइनस 2mr ठीक है, प्लस में 2 अंडर रूट एन एम कैपिटल आर स्मॉल आर, तो कट गया ना, तो आपके पास यही टर्म बन रहा है ना। अब ये थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। देखो अगर आपको इसको मिनिमम करना है तो ये वाली चीज देखो आप, ये वाली चीज में दो चीज का सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, तो ये सब्ट्रैक्शन अगर 0 बन जाता है तो आपके पास ये जो चीज है मिनिमम हो सकती है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, अंडर रूट एम आर माइनस में अंडर रूट एन आर को मैं 0 पुट कर देती हूँ, यानी कि अंडर रूट में एम आर दिस इज इक्वल टू अंडर रूट एन आर। तो देखो अगर आपके पास 0 नहीं आता, मान लो 1 2 3, 0 के अलावा इनका सब्ट्रैक्शन कुछ पॉजिटिव आ रहा है कुछ नेगेटिव आ रहा है, दोनों ही केस में स्क्वायर करोगे आप तो कुछ ना कुछ सर्टेन वैल्यू आएगी। तो मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या है कि ये पूरा ही टर्म 0 हो जाए, यानी अंडर रूट एम आर इक्वल्स टू अंडर रूट एन आर, एन आर एन आर एन आर, स्मॉल आर चले गए। ठीक है, अब देखो यहां से दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो मेरे पास बन गया एम आर इज इक्वल टू एन इंटू में आर, तो यानी कैपिटल आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एन आर बाय में एम। और अगर आप ध्यान से देखिए एन आर बाय में एम, ये आर इक्वलेंट निकल के आया था ना, यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा तो मेरे पास जो सर्किट में करंट दौड़ेगा वो मैक्सिमम वैल्यू का दौड़ेगा। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू क्या है, दिस इज इक्वल टू आर इक्वलेंट जो आपने सर्किट का निकाला है। क्लियर? मैम एम आर प्लस एन आर में आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया है? ये फॉर्मूला मैंने ये बनाया है, आपको आइडेंटिटी पता है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर एंड ए माइनस बी का होल स्क्वायर, उसको मैंने दिमाग में रख के बनाया है कि अगर मैं अंडर रूट करके ऐसे सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर करूं और जो एक्स्ट्रा टर्म बनेगी, एक एक्स्ट्रा टर्म बनेगी ये वाली, तो ये टर्म को मेरे को माइनस करना है तो मैं एक ऑलरेडी एक्स्ट्रा टर्म ऐड करके रखती हूँ कि मेरा बाद में प्लस माइनस कटे और मेरा यही टर्म बन जाए। तो ये थोड़ा सा बेटा कोई फॉर्मूला नहीं है, लॉजिक लगाया हमने, थोड़ा सा आइडेंटिटी इस्तेमाल करी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, उसमें जो एक्स्ट्रा टर्म बनती है मैंने पहले ही बाहर ऐड कर दी कि अगर वो पूरा हम खोल के जोड़ते हैं तो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड वाला जो टर्म है ये आ जाएगा। ठीक है, दोबारा से सुन लो,
आपको करंट मैक्सिमम चाहिए ना, करंट मैक्सिमम के लिए आपको न्यूमरेटर जो है वो मिनिमम चाहिए, तो न्यूमरेटर को मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखा, क्योंकि न्यूमरेटर ऐसे देख के आप नहीं बता पाओगे, कोई रिलेशनशिप नहीं समझ में आ रहा है, तो मैंने इसको थोड़ा आइडेंटिटी वगैरह यूज करके ऐसे खोल के लिख दिया। जैसे ए प्लस, मेरे पास क्या था, एम आर प्लस में एन आर था, तो अगर मैं अंडर रूट एम आर और अंडर रूट एन आर को सब्ट्रैक्ट करके होल स्क्वायर करूं तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनती है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, माइनस में यहाँ पे टू भी आएगा, माइनस टू ए बी, ये बनेगा ना। तो माइनस टू ए बी एक मेरे पास फालतू टर्म आ गया, ये मेरे पास इसके इक्वल तो नहीं बना, ठीक है, बनाना यही है जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में है। तो ये बनाने के लिए मैं इसमें क्या कर देती हूँ, जो ये मेरा एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है ना, इसको ऐड कर देती हूँ। तो ये वाला अगर दोनों, अगर आप पूरा खोलेंगे तो ये जो एक्स्ट्रा टर्म ऐड करी और जो ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलने से आई, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और फाइनली जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है वही फॉर्म बन जाएगा। मतलब उसको एक और तरीका है लिखने का, ये मेरा जो आइडेंटिटी वगैरह मैंने लगा के लिखा, इसको खोलेंगे, आइडेंटिटी को सॉल्व करेंगे, आपका वही बन जाएगा जो पहले था। वो लिखना जरूरी था सो दैट कि हमको ये पता लगे कि कोई कंडीशन निकल जाए, कुछ समझ में आ जाए कि कहाँ पर आपका ये चीज मिनिमम हो सकती है। तो ये मुझे समझ में आ गया। देखो n जीरो नहीं है, m जीरो नहीं है, कैपिटल R स्मॉल r, ये सब जो वैल्यूज हैं ये फिक्स है ना, आपके सर्किट में फिक्स हो गया, 2 फिक्स हो गया, n फिक्स हो गया, m फिक्स हो गया जो आपने लिया है, r फिक्स हो गया, स्मॉल r। तो किस तरीके से उनको लेना है ये समझ में आ रहा है कि अगर ये पूरा टर्म जीरो बन जाए किसी तरीके से तो मेरा ये वैल्यू मिनिमम बन रहा है। तो मैंने इसको पूरे को जीरो पुट किया तो मेरे पास एक रिलेशनशिप आ गया, भाई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को आप इतना वैल्यू का लगाओ जो टोटल आर इक्विवेलेंट के बन जाए। एन और एम आप ऐसे सेट करो कि आपके पास जो कैपिटल आर है वो आपके पास किसके इक्वल आ जाए, एन आर बाय में एम। तो आपके पास जो करंट दौड़ेगा सर्किट में वो आई मैक्सिमम दौड़ेगा। आई बात समझ में अभी सबको? एक बार थम्स अप कर दो अगर समझ में आ रही है तो। गुड, आगे चले फिर। अब मुझे चाहिए वो आई मैक्सिमम की वैल्यू, आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है ना, तो जो आपके पास कैपिटल आर की वैल्यू आई है यहाँ पुट कर दो। आई मेरे पास क्या है, आई मेरे पास आया है एन ई बाय में कैपिटल आर प्लस में एन आर बाय में एम। आई फॉर आई मैक्सिमम अभी हमने निकाल लिया कि आपके पास कैपिटल आर एन आर बाय में एम के इक्वल होना चाहिए, पुट कर दो, आपके पास आई मैक्सिमम आ जाएगा, एन ई बाय में एन आर बाय में एम प्लस में एन आर बाय में एम। ये आपके पास क्या हो जाएगा, एन ई बाय में ट्वाइस ऑफ एन आर बाय में एम। ठीक है, यहां से क्या क्या कट रहा है, देखो एन से एन कट रहा है, आपके पास वैल्यू आ जाएगी एम ई बाय में 2 आर। ये है आई मैक्सिमम जो आपके सर्किट से दौड़ेगा। क्लियर, ऑल पार्ट्स डन। हमने देखो दोबारा से मैं फटाफट आपका एक रिपीटेशन दे देती हूँ। ये इक्विवेलेंट निकाल लिया, पहले सीरीज को सॉल्व कर लिया, जितने भी सेल्स थे एन ई आ गया, फिर एन ई आपके पैरेलल में जुड़े हुए थे और पैरेलल में सेल का एक सिंगल सेल जितना आता है, ये इक्विवेलेंट कितना आएगा जो एक सिंगल सेल का है वो मैंने लिख दिया। इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने सॉल्व कर लिया, सारे सीरीज में थे, पहले वो एनआर आए, फिर एनआर आपके पैरेलल में उसको सॉल्व कर लिया, मेरे पास आर इक्विवेलेंट आ गया एनआर बाय में है। ठीक है, अब ये एक आपका सर्किट बन गया, सारे सेल्स को हटा के आप एक ई इक्विवेलेंट लगा सकते हो, एक आर इक्विवेलेंट लगा सकते हो डिवाइडेड, और ये इसके साथ लगा दिया आपने क्या, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये सर्किट कंप्लीट हो गया, इसमें आपने करंट दौड़ाया, पॉजिटिव टर्मिनल से आपने करंट निकाला, किरचॉफ लॉ लगा के समझ में आया, आई की वैल्यू है एन ई बाय में आर प्लस में एन आर बाय में एम। अब इसको सॉल्व कर लिया, ये बन गया आपके पास एन ई एम बाय में एम आर प्लस एन आर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि आई मैक्सिमम निकालो। अब आई मैक्सिमम कैसे निकालूं, मुझे ये तो समझ में आता है, फॉर मैक्सिमम वैल्यू डिनोमिनेटर जो है वो मिनिमम होना चाहिए, जीरो तो हो नहीं सकता, वो तो इनफाइनाइट का केस हो जाएगा। तो वो समझ में नहीं आ रहा था देख के, भाई एन एम स्मॉल आर कैपिटल आर सब आपके पास वेरिएबल्स है, मतलब क्या रखें उसमें, कैसे रखें। तो वो थोड़ा सा हम लोगों ने दिमाग लगाया कि भाई इसको मैं ऐसे खोल के रख सकती हूँ आइडेंटिटी की फॉर्म में, भाई दोनों टर्म्स अंडर रूट लेके अगर सब्ट्रैक्ट करूं, होल स्क्वायर करूं, प्लस में 2 अंडर रूट एन एम कैपिटल आर स्मॉल आर करूं, इसको पूरे को सॉल्व करूं तो मेरे पास वही बन रहा है। अब मैं इसमें देख के ये समझ पा रही हूँ कि भाई अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन आर अगर जीरो बन जाए, दो टर्म्स का सब्ट्रैक्शन जीरो बन सकता है ना, अगर आपके पास दोनों इक्वल हो जाए। ठीक है, तो ये एक कंडीशन निकल के आएगी, भाई यहाँ से आई मैक्सिमम की बात बन सकती है। तो मैंने इक्वल टू जीरो किया, कंपेयर किया, तो मेरे पास ये निकल के आया भाई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपका आर इक्वलेंट के इक्वल आना चाहिए। अब वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू मैंने करंट वाला जो फॉर्मूला निकला था उसमें पुट कर दी, मेरे पास आई मैक्सिमम की वैल्यू आ गई। क्लियर है पूरा डेरिवेशन ऑल ऑफ यू?
चलिए, तो Yes, यहाँ हमारा ये जो सेल कॉम्बिनेशन है, सीरीज कर लिया, पैरेलल कर लिया, मिक्स्ड कर लिया, अब हमारे पास ये कंप्लीट है। अब हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल पावर एंड एनर्जी। ठीक है, अब देखो मान लो एक सेल है, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, इजी भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, फॉर्मुला बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी बहुत आते हैं। जैसे अगर नीट की बात करें तो डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड आते हैं। आईआईटी की अगर आप बात करो, कॉन्सेप्ट को पकड़ना पड़ेगा क्योंकि कॉम्बिनेशन में आपके घुमा के थोड़े से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, मान लो एक सेल है, मान लो ये आपके पास एक सेल है, इसमें से इधर कोई करंट जा रहा है, इधर से जा रहा होगा, इधर से एंटर कर रहा होगा। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं निकालना चाहूं, अगर मैं आपको पूरा सर्किट बताऊं, मान लो ये है, कुछ करंट इसमें से जाता है। करंट का मतलब क्या होता है बेटा, कि कुछ चार्ज जा रहा है। मान लो कि क्यू चार्ज जो है आपका इस सर्किट के अंदर दौड़ रहा है। ठीक है, तो आपको मैंने लास्ट टाइम में बताया था कि बैटरी चार्ज देती है या बैटरी चार्ज को सप्लाई कर रही है, मतलब उसको उस सर्किट में घुमा रही है। इन दोनों में से कौन सा काम है उसका, पहला कि दूसरा? बैटरी चार्ज करती है या बैटरी सिर्फ उसको एनर्जी देती है और वो एनर्जी चार्ज लेके जाता है सर्किट एलिमेंट्स के अंदर, वो खराब करके आता है। यही बात की थी ना हम लोगों ने। बैटरी का काम क्या है, सेल का काम क्या है, वो एनर्जी दे रहा है। ठीक है, वो चार्ज को एनर्जी देगा, भाई आओ चार्ज, ये लो एनर्जी, वो जाएगा सर्किट में, जहां जहां एलिमेंट्स को जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स उतनी एनर्जी देगा, वो एनर्जी लूज करके फिर सेल के पास आएगा, फिर उसको घुमाती है बैटरी। बैटरी का ये काम है। ठीक है, यानी चार्ज को वो क्या कर रही है, घुमा रही है। तो यहां पर अगर हम देखें, ये पॉइंट मान लो आपके पास क्या है, 0 पे है, और ये पॉइंट मान लो V। आप अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, मान लो कि इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है, तो ये पॉजिटिव वाला आप बोल सकते हो ये V पे हो गया, ये 0 पे हो गया। एक चार्ज Q को ये बैटरी घुमा रही है सर्किट में, मान लो वो 0 से V तक लेके जा रही है। तो आपको याद हो कि दो पॉइंट्स के बीच में आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालते थे कि वर्क डन एक्सटर्नली डिवाइडेड बाय में जो चार्ज को लेके जा रहे हैं। मान लो कि Q चार्ज को लेके जा रहा है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, V माइनस में 0, दिस इज इक्वल टू W जो कर रहा है एक्सटर्नल वर्क डन बाय में चार्ज, जिस चार्ज को लेके जा रहा है। तो W एक्सटर्नल अब यहाँ पर क्या है हमारा, वर्क डन बाय सेल, जो सेल काम कर रहा है, डिवाइडेड बाय में Q, दिस इज इक्वल टू V माइनस में 0। अब मैं तो थोड़ा दोबारा याद दिला दूं, मान लो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, एक Q चार्ज है, B पॉइंट है, ये पॉइंट है। एक Q चार्ज को एक्सटर्नली मैं काम करके A पॉइंट पर लेके जा रही हूँ, तो मैं क्या लिखती थी, W एक्सटर्नल बाय में जिस चार्ज को मैं लेके जा रही हूँ, दिस इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल VA माइनस में VB। याद आया किसी को? yes, ma'am. ठीक है, वही अब हमारा एक्सटर्नल वर्क डन कर कौन रहा है, हमारा सेल कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया वर्क डन बाय सेल, दिस इज इक्वल टू जो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है टर्मिनल्स के बीच में, इनटू में चार्ज। अगर मैं इसको आगे लिखूं तो W बाय सेल कितना, वर्क डन बाय सेल कितना एनर्जी उसका लगा, दैट इज इक्वल टू Q इनटू में V। और अब पावर क्या होता है, पावर होता है आपके पास एनर्जी बाय में टाइम। एनर्जी, वर्क क्या है, वर्क इज ऑल्सो एनर्जी। ठीक है, जो काम किया गया वो एनर्जी तो है ना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो वर्क डन बाय सेल बाय में टाइम। वर्क डन बाय सेल क्या आपका, Q बाय V बाय में T, सॉरी QV बाय में T। अब Q बाय T क्या समझ में आता है बेटा, I इंटू में V, यानी पावर का फॉर्मूला क्या हो गया, करंट इन द सर्किट इंटू में पोटेंशियल डिफरेंस जो है सेल का। आई बात समझ में? अब इसके कई फॉर्म्स हैं, अगर मैं I को पुट कर दूं, इफ I इज इक्वल टू क्या पुट कर सकते हो, V बाय R, तो एक फॉर्मूला मेरे पास क्या बन जाएगा पावर का, V स्क्वायर बाय में R। अगर मैं पुट कर दूं इफ I इज इक्वल V इज इक्वल टू RI, तो मेरे पास एक फॉर्मूला क्या बन जाता है पावर का, I स्क्वायर R। ठीक है, तो ये अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगी आपको समझ में आएगा। जब मान लो सर्किट में आपको पावर निकालना है और आपका सीरीज में कनेक्टेड है सारी चीज, तो उसमें करंट कांस्टेंट होता है। तो करंट कांस्टेंट है तो वो वाली वैल्यू ले लो, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। अगर करंट कांस्टेंट नहीं है, मान लो कि पैरेलल में चीजें कनेक्टेड है, पैरेलल में आपको पता है कि पोटेंशियल सेम होता है एलिमेंट्स के अक्रॉस, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चूज कर सकते हैं, सारे इक्वल है। पावर इक्वल्स टू I इंटू V, पावर इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R एंड पावर इक्वल्स टू I स्क्वायर बाय R। वो हम हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से उठाएंगे कौन सा हमारे को जरूरत है। आई बात समझ में? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना चाहूं, अब देखो एक चार्ज को
एनर्जी मिली सेल से, वो एनर्जी खर्च कर रहा है, एनर्जी खर्च कर रहा है, वो सर्किट एलिमेंट्स पे खर्च कर रहा है। जैसे वन ऑफ द कॉमन जो सबसे ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है वो क्या है, रेजिस्टर, वहां पर एनर्जी लग रही है, वो एनर्जी खर्च होती है, तो पावर डिसिपेट होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, पावर डिसिपेटेड इन दिस एलिमेंट, ऐसे बोलेंगे। ये अगला हमारा टॉपिक है भाई, एनर्जी डिसिपेटेड कितनी है। अब मान लो आपके पास जो रेजिस्टर है, ये आपके पास रेजिस्टर है, करंट आपके पास मान लो इधर जा रहा है, या आपके पास करंट इधर जा रहा है, किधर भी जा रहा हो, कोई भी डायरेक्शन हो, पावर डिसिपेटेड कितनी है आपके पास, पावर डिसिपेटेड सेम है वी आई, जो हमने निकाली है, पावर इक्वल्स टू वी आई, इस एलिमेंट के अक्रॉस इतनी खराब होगी। और अगर सेल की बात करें तो सेल जो है मतलब चार्ज को घुमा रहा है, मान लो इस तरीके से करंट का डायरेक्शन है, और एक केस पॉसिबल है कि आपके पास करंट का डायरेक्शन ऐसे है, इस केस में अगेन पावर डिसिपेटेड आपका सेम है, P इज इक्वल टू वी आई रहेगा। इस केस में भी आपके पास क्या है, पावर कंजम्पशन है लेकिन वी आई है। मतलब यहाँ पर जो केस है ये वाला होता है चार्जिंग का केस, जिसमें जो आप एक्सटर्नली इसको चार्ज कर रहे हो, इसको एनर्जी आप दे रहे हो, ये तो पावर कंज्यूम करता है, वैल्यू वही है पावर इक्वल्स टू वी आई, लेकिन ये पावर कंज्यूम होती है, पावर कंज्यूम्ड, यहाँ के आपके पास पावर डिसिपेटेड। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, बैटरी के केस में या सेल के केस में जो है आपके पास पावर कंज्यूम भी हो सकती है और पावर डिसिपेट भी हो सकती है, लेकिन रेजिस्टर के अक्रॉस पावर ऑलवेज गेट्स डिसिपेटेड, वहां पर खराब होनी ही होनी है। आई बात समझ में सबको, एवरीवन? जी मैम। Yes, ma'am. तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, एनर्जी डिसिपेटेड होती कितनी है। हम ये तो बोल रहे हैं रेजिस्टेंस के क्रॉस एनर्जी खराब हो रही है, पर कितनी खराब होती है वो निकालना तो जरूरी है ना। अब पावर का फॉर्मूला तो हमको पता है, एनर्जी बाय में टाइम होता है। अगर मुझे निकालनी है तो मैं क्या कर सकती हूँ, फॉर स्मॉल चेंज करके देख लेते हैं कि स्मॉल जो एनर्जी का चेंज है बाय में स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, तो हम क्या लिख सकते हैं, पावर सॉरी डीई इज इक्वल टू पी इंटू में dt। अब मैं टोटल एनर्जी डिसिपेटेड निकालना चाहती हूँ, भाई स्मॉल एनर्जी डिसिपेट हुई इतने टाइम में जब रेजिस्टेंस के अक्रॉस मान लो कुछ भी करंट जा रहा है। अब टोटल आप निकालना चाहते हो भाई 0 से t टाइम में कितनी आपके पास जो जा रही है, मान लो 0 से t टाइम के अंदर कितनी आपके पास पावर डिसिपेट हो रही है, मान लेते जो सॉरी एनर्जी डिसिपेट हो रही है, तो ये आप क्या बोलेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे आपके पास कैपिटल ई, मान लो टोटल जो डिसिपेट हुई वो कैपिटल ई आ गई, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से t p dt। तो ये आपका एक फॉर्मूला बन गया, p की आप अलग अलग वैल्यू पुट कर सकते हो, जैसे e इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से t, p को हम पुट क्या कर सकते हैं, अभी निकाले थे हम लोगों ने फॉर्मूले, आई स्क्वायर आर डी टी, ये बहुत ज्यादा यूज होता है ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। आप इसको यूज कर सकते हैं क्या, E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से t टाइम के लिए v स्क्वायर बाय में r डी टी, ठीक है। तो डिफरेंट फॉर्म्स आप यूज कर सकते हो। अब जैसे मैं आपको अगर ये बोलूं, मान लो ये केस है आपके पास, ये रेजिस्टर है, ये सेल है और ऐसे कनेक्टेड है, तो इसमें आपको पता है कि करंट सेम है, मान लो 2 रेजिस्टर हो गए, ठीक है। अब अगर इसमें मेरे को एनर्जी डिसिपेट निकालनी है तो मैं क्या कर सकती हूँ, आर इक्विवेलेंट निकाल सकती हूँ पहले तो, ठीक है। इस आर की जगह मैं क्या लगा लूंगी, आर इक्विवेलेंट कितना बनेगा मेरे पास सीरीज में, और सीरीज में मुझे पता है कि करंट सेम होता है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला उठा लूंगी, ठीक है। तो वो हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से कि हमको क्या वैल्यूज पता है जो हम पुट कर दे और हमारे पास आंसर निकल जाए, लेकिन आप ये याद रखोगे। अब मान लो कि करंट कांस्टेंट है, ठीक है, मान लो सीरीज का ही केस है कि आपके पास करंट जो है वो खैर करंट आपके पास कांस्टेंट हो भी सकता है और वेरिएबल हो भी सकता है, चाहे सीरीज की बात हो, लेकिन यहाँ पर आपके पास क्या है, करंट कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या है कि आई स्क्वायर आपका बाहर आ गया, ठीक है, आर आपका बाहर आ गया, इंटीग्रेशन यहाँ पर क्या बच गया, डी टी, यानी आई स्क्वायर आर टी, ये बन जाएगा आपका एनर्जी का फॉर्मूला, आई स्क्वायर आर डी टी। आई बात समझ में सबको, करंट इफ करंट इज कांस्टेंट। अब मैं इसका क्वेश्चन कराऊंगी तब आपको क्लैरिटी और आ जाएगी मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सर्किट के देखो दो मैं आपको ऑप्शंस दे रही हूँ, इसमें आपके पास करंट कांस्टेंट है और इसमें आपके पास करंट वेरिएबल है। मतलब वेरिएबल का मतलब क्या है कि करंट टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, टाइम की अलग अलग वैल्यू पर करंट की वैल्यू चेंज हो रही है। तो अगर आपके पास करंट कांस्टेंट होता है तो हम सीधा फॉर्मूला लगा लेते हैं आई स्क्वायर आर टी। अगर मान लो पोटेंशियल आपके पास कांस्टेंट है तो आप लगा लेते हैं वी स्क्वायर बाय आर इंटू में टी। लेकिन अगर करंट आपके पास वेरिएबल है तो आप इसको यहाँ पुट करेंगे एंड देन यू विल सॉल्व दिस इंटीग्रल, ठीक है। उसके बाद आपके पास टोटल एनर्जी डिसिपेटेड निकल के आएगी। आई बात समझ में?
सानिया, अब आप निकालो जरा, आप निकालेंगे आपको क्लैरिटी और हो जाएगी। फाइंड एनर्जी डिसिपेटेड अक्रॉस रेजिस्टेंस फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। पावर का फॉर्मूला, सॉरी एनर्जी डिसिपेटेड का फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन 0 से t i स्क्वायर r dt। और अगर आपके पास कांस्टेंट है तो आप सीधा लिख देते हैं i स्क्वायर r T t। 54 ये सॉल्व 54 आ रहा है। यस मैम। गुड। ये आएगा 3 3 से 9, r की वैल्यू है 2 और t की वैल्यू है 3। ये हो गया 6, 9 6 जा 54। और इसको हम क्या लिखेंगे? जूल। हाँ जी, पावर की यूनिट क्या होती है बेटा? वॉट, जिसको हम जूल पर सेकेंड भी लिखते हैं। ठीक है, एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है ना, जूल पर सेकेंड। तो हमने एनर्जी डिसिपेटेड निकाली है तो वो तो जूल में ही आएगी। अगर हम इसकी बात करें, सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। कौन कौन है आज हमारी कक्षा में? आदर्श, समझ में आ रहा है बेटा? अंकुर, मैम ये आई की वैल्यू कितनी? हाँ वही ना, आई की वैल्यू आपको वेरिएबल फॉर्म में दे रखी है, वो अब कांस्टेंट नहीं हो, टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब आप उसको आई स्क्वायर आर टी डायरेक्ट नहीं कर सकते, आपको इंटीग्रल के अंदर पहले वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, इंटीग्रेट करना पड़ेगा और लिमिट्स पुट करके टोटल आंसर निकलेगा। प्रेरणा बेटा टेस्ट दिया था आपने? प्रेरणा परेवा, यस मैम। ओके एक सेकंड, मैंने आपका शायद नाम में लिखा। प्रेरणा 188 मार्क्स से बेटा। मार्क्स कितने थे? यस मैम। शहनवाज टेस्ट नहीं दिया ना? सुमेश झा आपने भी नहीं दिया बेटा? सुमन, सुमन ने तो आई थिंक टेस्ट दिया है। सुमन का स्कोर 195 है बेटा। यस और नो? सुमेश 8 नंबर आए हैं। 8 क्या है तबस्सुम? व्हाट इज 8? आंसर 8 है? नहीं, आंसर 8 थोड़ी है। 8 कैसे निकाल दिया? देखो एनर्जी क्या हो जाएगी आपके पास, 0 से टाइम की वैल्यू है 2, आई स्क्वायर यानी कि 4 टी स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 2 इंटू में डी टी। तो ये 8 तो बाहर ही आ गया ना, 0 से 2 टी स्क्वायर डी टी। मैम 32 आंसर। 32 नो, ये आएगा आपके पास टी क्यूब बाय में 3, 0 से 2। इतनी कैलकुलेशन मिस्टेक कैसे करो भाई तुम लोग? 2 2 4 2 8 बाय में 3, कितना आंसर बनाइए? 64 बाय में 3 जूल आया बेटा। 64 मैम। ऐसे गड़बड़ नहीं करो, ठीक है? आगे ना समझ में? करंट कांस्टेंट का मतलब कौन सा फॉर्मूला ले सकते हो आप कांस्टेंट अगर मान लो कांस्टेंट है और अगर आप यहाँ पुट करते हो कांस्टेंट वैल्यू, आप आई की वैल्यू क्या पुट करोगे? 3, 3 का स्क्वायर 9, वो वैसे भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मेजर है, ये मेजर फॉर्मूला है, इसको याद रखें। कांस्टेंट चीज है तो बाहर आ जाएगी। अगर मान लो आपको पोटेंशियल वगैरह दे रखे होते तो आप आई की जगह पुट कर सकते हैं ना, v इज इक्वल टू आर आई होता है, आप चेंज कर लो, फॉर्मूले में पुट कर लो। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलो चलो ये वाला निकालो। फाइंड एनर्जी स्पेंट इन 3 ओम रेजिस्टर इन 3 सेकेंड एंड सेकेंड फाइंड एनर्जी स्पेंट इन होल सर्किट इन 3 सेकेंड। अगर आप ये निकाल लोगे तो थोड़ा बहुत मैं मान लूंगी कि आपको समझ में आ गया। चलो पूरा मान लूंगी समझ में आ गया। कोशिश करो एक बार। अभी आपको ये पता है कि एनर्जी का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, या आप लिखो ये हो जाएगा, आई को अगर मैं पुट करूं क्या, v बाय आर, तो v स्क्वायर बाय आर टी, ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, आप क्या कर सकते हो,
पूरा सर्किट को सॉल्व भी कर सकते हो, जैसे आर जो है आपके पास रेजिस्टेंस, अगर पूरे सर्किट की बात करें, आप आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हो, उसमें से कितना करंट जा रहा है वो करके भी आप लास्ट में सॉल्व कर सकते हो, जैसे पूरा सर्किट का अगर आपको सॉल्व करना है। शादी में जाना है, क्या खा के आओगे आज फिर? पनीर? मयंक भंडारी, आपका भी मुझे नाम याद आया, आपने टेस्ट दिया ना बेटा? यस मैम। कितने मार्क्स थे? 120। क्लास में तो पहली बार आवाज सुनी मैंने तुम्हारी। मयंक भंडारी, मैं वैसे नोट डाउन कर लिया। 120 है ना? यस मैम। शादी में जाना बेटा आपको भी? ले जाओ भाई, भूख लग रही है, बेटा डिनर का टाइम हो गया वैसे। शादरा है शादी। चलो बताओ फटाफट। अभी देखो यहाँ पर या तो मुझे पोटेंशियल बताओ, इन पॉइंट्स के अक्रॉस, दोनों के अक्रॉस सेम पोटेंशियल होएगा, ठीक है, उससे निकाल सकती थी। टाइम तो मुझे पता ही है, रेजिस्टेंस मुझे पता है, या मुझे करंट पता हो तभी तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगी ना। टाइम तो इन्होंने दे दिया 3 सेकेंड, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं इसको। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें तो इस केस में आपके पास क्या बनेगा, आर इक्वलेंट 3 इंटू में 6 बाय में 3 प्लस में 6, कितना बन गया? 108। यस, पूरा सर्किट में 108 है। इसमें बताओ 3 ओम में कितना आएगा? जे क्यों लगा रहे हो तुम लोग? ये यूनिट डायरेक्शन कहां से आ गई? अच्छा, जूल के लिए जे लगा रहे हो, कैपिटल जे लिखोगे। ये हो गया आपके पास 3 इंटू में 6 बाय में 9, 3 1 जा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 2 जा 2 ओम। अब आपका सर्किट क्या बन गया? एक तो आपके पास ये 2 ओम है, ये देखो जल्दी में उल्टा ओम कर दिया ये हो गया 2 ओम, और ये भी सॉल्व करके आपने निकाल लिया, कितना आया है 2 ओम, और ये है 12 वोल्ट। अब आप इसमें आर इक्विवेलेंट अगर निकालेंगे कितना आएगा? 2 2 4 हो गया ना, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या बन गया? ये आपके पास हो गया कितना? 12, और ये हो गया आपके पास 4। करंट कितना दौड़ेगा इसमें? I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाय आर, यानी 12 बाय में 4, कितना हो गया? 3 एम्पियर। ठीक है, तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकाल सकते हो 2 ओम के अक्रॉस। मैं सारे आपको ऑप्शंस बता रही हूँ, ठीक है, जो भी आप जिससे भी निकालो आंसर मैच करना चाहिए। जैसे कि आप लोग कैसे कर सकते हो, एक तो 2 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालो। अब आपको पता है इसमें से 3 एम्पियर करंट जा रहा है, तो 2 ओम के अक्रॉस कितना ड्रॉप आएगा? V इज इक्वल टू आर आई, कितना हो गया? 6। यस मैम। यहाँ 6 आ गया। अगर हम बात करें इसके अक्रॉस कितना आ जाएगा? 12 में से 6, इसमें भी 6 ही हो गया, 6 ही है मैम। ठीक है, 6 इस पे आ गया, 6 इस पे आ गया। ओके, तो अगर हम इस पूरे की बात करें तो 6 वोल्ट जा रहा है इस पे, यानी 6 वोल्ट आपका 6 ओम पे भी है और 3 ओम पे भी है। मैम 36 आंसर। हाँ 36 है बेटा। तो यहाँ पर अगर आपको निकालना है क्या, एनर्जी स्पेंड इन 3 ओम, तो आप इससे पोटेंशियल से भी निकाल सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ निकालू, ये आएगा आपके पास 6 इंटू 6 बाय में 3 इंटू में टाइम कितना आपके पास 3, कितना आ गया? 36 आ गया ना। दूसरा आप कैसे निकाल सकते हो? आप निकाल सकते हो, करंट मिल जाए आपको मैंने एक मेथड सिखाया था। अगर आपके पास पैरेलल में कनेक्टेड है ना चीजें, मान लो ये आपके पास पैरेलल में कनेक्टेड है, तो मैंने आपको रेशियो मेथड सिखाया था कि हर एक ब्रांच में कितना करंट आएगा। टोटल तो आपको पता है कि 3 एम्पियर आ रहा है, जितना इधर आएगा 3 एम्पियर, इधर भी 3 एम्पियर जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कैसे करते थे, मान लो इसमें I1 जा रहा है और इसमें I2 जा रहा है, हम I1 इज टू I2 करते थे, दैट इज इक्वल टू 1/R1 इज टू 1/R2। याद आई पुरानी कहानियां? 1/3 इज टू 1/6। अगर हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर ले, मतलब हमको इसका फ्रैक्शन खत्म करना है, तो कॉमन जो इनका एलसीएम है उससे आप जो है मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे कि हो जाएगा आपके पास 2 इज टू 1, तो I1 कितना हो जाएगा? 2 बाय में टोटल 2 + 1 3 ऑफ टोटल करंट जो आ रहा है, यानी 3।
और I2 कितना हो जाएगा 1/3 ऑफ टोटल करंट जो आ रहा है 3। तो यानी इस ब्रांच में आएगा 2 एम्पियर करंट, इस ब्रांच में आएगा कितना 1 एम्पियर करंट। तो ये भी एक तरीका है। अब आपको ब्रांच में करंट मिल गया ना, करंट मिल गया, इसका रेजिस्टेंस पता है आपको। अब इसका फॉर्मूला ये लगा सकते हो, इज इक्वल टू I2 यानी 4 इंटू में रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे 3 इंटू में टाइम कितना है 3। तो 3 3 9, 9 4 36 ही आ गया ना। तो देयर कैन बी मेनी वेज, जो आपको समझ में आए आप वैसे कर सकते हो। ओके अब आपको पता है इसके अक्रॉस 36 आया है, ऐसे ही आप 6 ओम के अक्रॉस निकाल सकते हो। इसके अक्रॉस हमने करंट निकाले ना 1 एम्पियर, तो इसके अक्रॉस कितना ड्रॉप हो जाएगा बताओ। I2 यानी कि 1 का स्क्वायर इंटू में रेजिस्टेंस 6, टाइम कितना है 3, 6 3 18, यानी इसके अक्रॉस 18 है, इसके अक्रॉस 36 है, और इसके अक्रॉस कितना आया था आपके पास, कितना आया था इसके अक्रॉस आएगा आपके पास करंट आपका 3 है यानी कि 9, रेजिस्टेंस 2, टाइम 3, तो ये आ जाएगा आपके पास 9 2 18, 18 3 कितना होता है 18 3 जाओ 32 कितना 20 54 20 ठीक है। तो 54 प्लस 18 प्लस में 36 आप करोगे तो जो आप लोगों ने आंसर निकाला ना वो 108 आया है। एक तो तरीका ये है कि सबके अक्रॉस आपने निकाला सबको ऐड कर दो, दूसरा तरीका क्या है इसी से कर लो, आपका सॉल्व होके आ गया था ना ये फाइनल। तो यहाँ पर अगर आप निकालोगे I2 कितना था 3 का स्क्वायर यानी कि 9, ओके, और रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आपके पास 4, R इक्विवेलेंट कितना है 4 ही आया ना, इनटू में टाइम 3, तो ये आपके पास 108 बनना चाहिए। बन रहा है क्या, बन रहा है ना। तो ये एनर्जी स्पेंड इन होल सर्किट आ गया। तो देयर आर मेनी मेथड्स, देयर आर मेनी वेज, जैसे समझ में आए निकाल लो। फॉर्मूला पता होना चाहिए I2 RT होता है या V2/R × T होता है। ओके तो जिसके अक्रॉस निकालना है उसके अक्रॉस भी निकाल सकते हो, पूरा सर्किट की निकालना है वो भी निकाल सकते हो। तो आप क्वेश्चन नहीं गलत करोगे ना, बताओ। ओके चलिए फिर आगे, ये टॉपिक हमारा यही खत्म होता है, एनर्जी एंड पावर वाला। ठीक है, इनको घुमा फिरा के क्वेश्चन दे सकते हैं, कभी सीरीज में करेक्ट करके पूछ लेंगे, पावर पूछ लेंगे, एनर्जी डिसिपेटेड पूछ लेंगे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है बल्ब से रिलेटेड। ये वाला स्क्रीनशॉट लीजिए, सभी बच्चे ट्राई करेंगे। मैम मिक्स ग्रुपिंग वाले एक बार लास्ट स्लाइड दिखा दो। वो लास्ट में दिखा दूंगी बेटा, एक बार मुझे दोबारा पूछ लेना क्लास बंद होने के बाद, टेंशन नहीं लो। नोट्स में देख लिया करो, नोट्स में अपडेट कर दूंगी थोड़ी देर में। ये वाला स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, ये आपका IIT में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आप कॉन्सेप्ट्स पकड़ रहे हो, आपको किरचॉफ्स लॉ आता है, व्हीटस्टोन ब्रिज आता है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना आता है, तो आप निकाल लोगे। ठीक है जी मैम। चलो अब करते हैं बल्ब क्वेश्चन। अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो तो ठीक है, जैसे मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रही हूँ उसी तरह क्वेश्चन आएंगे। लेकिन अगर आपका IIT वगैरह का पेपर है तो थोड़ा सा उसमें आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा देते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं होता, थोड़ा सा तो कॉन्सेप्ट तो समझना है ही है। तो एक बल्ब का केस क्या होता है, मान लो कि आपके पास एक बल्ब है, बल्ब तो सबके घर में देखा ही होगा सबने, बल्ब होता है ऐसे गोल मटोल, और इसका एक फिलामेंट होता है ऐसे, उसमें से जब करंट पास करता है ये फिलामेंट हीट अप होता है, ग्लो करता है, फिर ऐसे ही होता है ना काम बल्ब का, वो लाइट मिलती है हमको, राइट, यही होता है ना। ओके तो अब यहाँ पर देखो, जब आप दुकानदार के पास जाते हैं, आपको पापा ने भेजा बल्ब लेके आओ, फ्यूज हो गया, आप लेके आते हो, भाई आपको ये बोलते हैं ना पापा 100 वोल्ट का लेके आओ, 200 का लेके आओ, ठीक है, 25 वोल्ट का ले आओ, ऐसे वॉट करके बोलते हैं कि इतना वॉट का बल्ब ले आओ। तो जब दुकानदार आपको देता है तो उसमें मान लो कुछ ऐसे लिखा होता है कि ये 100 वॉट का बल्ब है, ये मान लो 100 वॉट का बल्ब है, और नीचे लिखा होता है जिसपे हम ध्यान नहीं देते कि 220 वोल्ट पे है। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे इंडिया में देखो जितने भी आपके
जो ये अप्लायंसेस बन रहे हैं, जो भी इलेक्ट्रिसिटी में जहां पर भी कुछ हम यूज कर रहे हैं, वो 220 वोल्ट को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। और अगर मान लो अगर हम बात करें यूएस की, यूएस में आपके पास ये 220 पे काम नहीं करते, वो लोग काम करते हैं 110 के ऊपर। तो ये हमारे जितने भी डिजाइन होते हैं वो 220 के ऊपर बनाया जाता है, कि हमारे घरों में जो आपके वोल्टेज आ रही है 220 वोल्ट आती है, एसी आती है 220 वोल्ट। तो इसका मतलब ये होता है कि 100 वॉट ये देगा, 100 वॉट ये पावर देगा, लेकिन कब देगा? जब 220 वोल्ट हो। मान लो आपने घर जाके लगाया और आप बोल रहे हो कि ये तो उतना ग्लो नहीं कर रहा है, ये आप बोलोगे ब्राइटनेस उतना नहीं है, पावर कम है। दुकानदार के पास आप जाओगे कि भाई ये तो नहीं ग्लो कर रहा, डिम लाइट दे रहा है, तो वो आपसे पूछेगा कि आपके घर में वोल्टेज कितनी आ रही है, आप बोलोगे 120 आ रही है। तो इसका मतलब क्या है? वो आपको वापस भेज देगा, भाई 220 के हिसाब से हमारे डिजाइन होते हैं, इसलिए तुम्हारा डिम बन रहा है। आई बात समझ में? तो इसका मतलब समझो, इसको हम लोग बोलते हैं पावर रेटिंग, जो लिखी होती है ना, कभी आप कोई भी चीज लेके आते हो ना, उनको पढ़ा करा करो, यस मैम, लिखा है। ठीक है, कि 100 वॉट एट 220 वोल्ट। ऑलराइट, अब मान लो कि दो हमारे पास बल्ब है, सेम बल्ब है, मतलब सेम फिलामेंट से बने हुए हैं। एक आपके पास किस पे है? 220 पे है, और एक आपके पास है, मान लो दूसरा आप ले लो 110 वोल्ट पे, और इसका पावर है 100 वॉट, और इसका पावर आपको निकालना है। ठीक है, तो कोशिश करो एक बार, कैसे करोगे? कोशिश कीजिए बेटा। संजय, नोट्स ओपन होने में अगर दिक्कत आ रही है, जो भी नोट्स ओपन नहीं हो रहा है, एक बार उसको स्क्रीनशॉट लेके मेरे को भेज देना। संजय नहीं, सॉरी, सानिया। ठीक है, मे भी उसमें मैं आप लोगों को परमिशन ना दिया हो गलती से, तो मैं ठीक कर दूंगी। जो भी नहीं खुल रहा है एक बार भेज देना मेरे को, स्क्रीनशॉट लेके भेज दिया करो, किसी भी तरीके की नोट्स वाली दिक्कत आती है तो। 50 वॉट, 50 वॉट कैसे किया? देखो, अब यहाँ पर पहली बात तो पोटेंशियल अलग है, ठीक है। और अगर आप बात करें, यहाँ पर मैं बोल रही हूँ, यहाँ मैं अगर बोल रही हूँ ये डिम है, ठीक है, इसका ब्राइटनेस कम है, इसका मतलब पावर भी चेंज हो रही है। और अगर पोटेंशियल चेंज हो रहा है तो आपके पास करंट भी चेंज हो रहा है, V इज इक्वल टू आर आई होता है ना, करंट भी अलग होता है। जो चीज यहाँ पर चेंज नहीं हो रही, क्या चेंज हो रही? फिलामेंट सेम है, बल्ब सेम है आपका, ठीक है, फिलामेंट सेम है, यानी कि ये जो आपने वायर लगा रखा है ना, इसमें इसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, रेजिस्टेंस आपके पास क्या है? सेम है, रेजिस्टेंस सेम। आप यहाँ लिख लीजिए साइड में, जो आपके पास पोटेंशियल है, करंट है, पावर है, ये सब चेंज हो रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे तो रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं हम लोग। अभी हम लोगों ने पावर का फॉर्मूला किया था ना, पावर का वैल्यू था V स्क्वायर बाय में R। अगर हम V की फॉर्म में निकालें तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा? V स्क्वायर बाय में P। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से हमारे पास? 220 का स्क्वायर बाय में पावर कितना है? 100। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या निकल जाएगा? रेजिस्टेंस। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास समथिंग 484 ओम आ जाएगा। इसको हम यहाँ पुट कर सकते हैं। अब नया जो पावर है आपके पास, इसको P डैश लिख लेते हैं, 110 का स्क्वायर बाय में रेजिस्टेंस कितना है इसका? 484। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो कि अगर बल्ब सेम है तो रेजिस्टेंस सेम होगा। क्लियर है बेटा? अब आपको मैं बहुत दो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कराऊंगी। विच बल्ब विल ग्लो ब्राइटेस्ट? इस तरह के क्वेश्चन शायद 9th-10th में अगर आप लोगों ने ओलंपियाड वगैरह की तैयारी करी हो, ठीक है, तो मे भी देखा हो, इनमें से कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा। ठीक है, आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि जो इसके ऊपर लिखा हुआ है, मैं वैल्यू बता देती हूँ आपको। ये आपके पास 100 वॉट है, ठीक है, दूसरे वाला आपके पास 50 वॉट है, और तीसरे वाला आपके पास 25 वॉट है। मैम तीन- सी। सी? यस मैम। नो, सी क्या है? थर्ड सबसे बड़ा है, देन सेकंड, देन फर्स्ट। हाँ ठीक है, वेरी गुड। क्या नाम है बेटा? नाम बताओ। मैम मेरा। हाँ, जिसने जवाब बताया। यस मैम, प्रेरणा। प्रेरणा, गुड बेटा। ओके, तो ये 50 वॉट अभी देख लेते हैं मैथड भी आपका ठीक है या नहीं। तो 100, 50 और 25 है, ठीक है। अब मुझे ये समझ में आता है कि भाई ये 100, 50, 25, 220 वोल्ट पे होता है।
तो मुझे बताओ क्या 100, 50, 25, 220 के ऊपर ही है क्या? अगर 220 के ऊपर होता तो मैं सीधा कंपेयर कर सकती हूँ। एक बात याद रखो, यहां से भी अगर मैं आपको बताऊं कि पावर जो है, सॉरी जो ब्राइटनेस है, जो आपके पास BRIGHT ब्राइटनेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर है। अगर हम सेम बल्ब्स को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, और मान लो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो सेम है, 220 220 220 वोल्ट है, अगर और उनकी जो रेटिंग है वो दे रखी है आपको 100 वॉट, 25 वॉट, 50 वॉट, 220 वोल्ट पे आप कंपेयर कर रहे हो सभी को, तो जिसकी पावर ज्यादा है वो ज्यादा ब्राइट है, ठीक है। लेकिन यहां पर आपको चेक करना पड़ेगा, ये कॉन्सेप्ट याद रखो, आ गया, ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर। अगर आप बात करें 220, मतलब जो रेटिंग है सबका सेम होना चाहिए, ऐसे नहीं एक को 220 पे, एक को 110 पे कर रहे हो, ऐसा नहीं, सबका आपका 220 पे होना चाहिए। अब मुझे बताओ क्या ये तीनों बल्ब 220 वोल्ट पे पावर दिखा रखी है, 100 वोट, 50 वोट, 25 वोट? यस और नो, बस इतना बताओ। क्या आपको लग रहा है कि तीनों के तीनों सेम 220 वोल्ट पे हैं? बताइए। यस मैम। नहीं है, वो सीरीज में कनेक्टेड है, और सीरीज में आपका पोटेंशियल सेम नहीं होता। होता है क्या सीरीज में? अगर अभी इनको आप रेजिस्टेंस मान लो, इनके अक्रॉस पोटेंशियल अलग अलग हो गया ना, तो ऐसे नहीं कंपेयर कर सकते 100, 50, 25 में। तो फिर मैं डायरेक्ट बोल देती 100 वोट वाला जो है ज्यादा पावर का है, देन 50 वाला, देन 25 वाला, तो ब्राइटनेस 100 वाले की ज्यादा, देन 50, देन 25। ऐसे नहीं हो सकता। तो अब हम इनका सबसे पहले रेजिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। तो पहले का रेजिस्टेंस, क्योंकि आप रेजिस्टेंस से कंपेयर कर सकते हो, जैसे रेजिस्टेंस अगर मैं इसका निकालूं तो ये 100 वोट 220 वोल्ट पे, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपके पास? पावर होता है आपके पास V² बाय में R, R हो जाएगा आपके पास क्या? V² बाय में P। तो अगर मैं फर्स्ट के लिए लिखूं R1, दैट विल बी इक्वल टू 220 का स्क्वायर बाय में पावर उसकी है 100। R2 का लिखूं सेकेंड वाला, दैट इज इक्वल टू 220 का स्क्वायर बाय में 50। एंड थर्ड के लिए लिखूं बेटा R3, तो ये हो जाएगा 220 का स्क्वायर बाय में 25। तो अब मुझे बताओ, अगर इन इसको मैं बात करूं सीरीज में कनेक्टेड है, तो सब में करंट सेम है ना सेम है या नहीं? तो पावर का फॉर्मूला अगर करंट सेम है तो हम ये वाला उठा लेते हैं, अभी आपको समझ में आएगा क्यों मैं ये बोल रही हूँ। P इज इक्वल टू I² RT, सॉरी I² R, T तो कर दिया तो अलग हो जाएगी बात। पावर क्या होता है? I² R। अभी अगर मैं कंपेयर करना चाहूं तो तीनों में करंट सेम है ना, बताओ सेम है कि नहीं? अब मैं रेजिस्टेंस को देख के कंपेयर कर सकती हूँ या नहीं? अगर पोटेंशियल से कंपेयर करूं, या तो मैं सबके अक्रॉस पोटेंशियल निकालूंगा, अब बैठ के सारे कैलकुलेशन देखो, कितने सारे फ्रैक्शंस हैं, इनको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। पहले रेजिस्टेंसेस निकालोगे, ठीक है, फिर आप क्या निकालोगे? करंट निकालोगे, करंट निकाल के फिर हर एक के अक्रॉस आप पोटेंशियल ड्रॉप निकालोगे, देन यू विल कंपेयर बाय यूजिंग द फॉर्मूला P इज इक्वल टू V² बाय R। लेकिन इतनी क्यों करनी है हमको कैलकुलेशन? हमको पता है कि सीरीज में कनेक्टेड है और सीरीज में करंट सेम होता है, तो पावर का फॉर्मूला I² R उठाओ। सीरीज के केस में पावर किसके प्रोपोर्शनल है आपके पास? R के प्रोपोर्शनल है। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उसका पावर ज्यादा है, पावर ज्यादा है उसका ब्राइटनेस ज्यादा है। तो 1, 2 और 3 में किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है? R1, R2, R3? 1 का, 1/3 का। थर्ड का। जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है उसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है ना। R3 का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है, देन R2, देन R1। ऐसे ही पावर का आ जाएगा, पावर ऑफ थर्ड इज ग्रेटर देन पावर ऑफ 2, ग्रेटर देन पावर ऑफ 1। तो आपके पास ये प्रेरणा का आंसर बिल्कुल ठीक है, थर्ड, सेकंड एंड फर्स्ट। आई बात समझ में कैसे करना है? अब इसी क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करोगे अगर हम पैरेलल में कनेक्ट कर दे तो। लास्ट क्वेश्चन है आपका, 2-3 मिनट है। अब आपका ये पैरेलल में कनेक्टेड है। अब देखो पैरेलल में कनेक्टेड है लेकिन 250 वोल्ट है सबके अक्रॉस, 220 नहीं है। 220 होती तो मैं सीधा ही कंपेयर कर देती 100, 50, 25, जो जिसका पावर ज्यादा उसका ब्राइटनेस ज्यादा। अब आप इनका रेजिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है, और अब आप यहाँ कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे? अब पोटेंशियल सेम है तो V² बाय R उठा लो, और फिर जिसका ये पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो गया, R जिसका बड़ा पावर उसका कम हो गया, ठीक है। तो आप एक रिलेशनशिप बता पाओगे। एक बार ट्राई करो, किसका सबसे ज्यादा ब्राइटनेस होगा ये बताना है आपको, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, एवरीबॉडी। खुशी का हो भी गया? चलो मैं बता देती हूँ, फिर टाइम भी हो गया आपकी क्लास का।
पहली बात तो हम रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस से हम कंपेयर कर सकते हैं, और फॉर्मूला हम पावर का कौन सा यूज करेंगे, वी स्क्वायर बाय में आर। हेयर पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। वी स्क्वायर बाय आर क्यों किया, क्योंकि हर एक के अक्रॉस पोटेंशियल सेम है। कर आप आई से भी सकते हो, पर कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जाएगा, उतना कैलकुलेशन क्यों करना है। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू वही आपके पास, पावर होता है वी स्क्वायर बाय में आर, रेजिस्टेंस होता है वी स्क्वायर बाय पी। तो पावर आपको दे रखी है सबकी 100 वॉट दे रखी, 100 50 25, तो आपके पास 220 का स्क्वायर बाय में 100, ये हो गया R1। R2 क्या हो जाएगा आपके पास, 220 का स्क्वायर बाय में 50, एंड R3 कितना हो जाएगा बेटा, 220 का स्क्वायर बाय में 25। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर R3 सबसे बड़ा है ना, R3 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R1, सबसे छोटा R1 है, लेकिन हमारा पावर अब पैरेलल में कनेक्ट होने की वजह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। जिसका R सबसे बड़ा है उसका पावर सबसे कम हो जाएगा, यानी पावर ऑफ थर्ड इज लेस देन पावर ऑफ सेकंड लेस देन पावर ऑफ फर्स्ट। दिस इज योर आंसर। आई बात समझ में सबको? हाँ जी, किसने आंसर निकाला था? ठीक है, तो यहां हमारा ये टॉपिक भी खत्म होता है, पावर, एनर्जी एंड बल्ब वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में जो हम करने वाले हैं वो हम करेंगे इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, मीटर, ब्रिज, पोटेंशियोमीटर और ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। इंस्ट्रूमेंट के ऊपर अब बात चलेगी। यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया है, तो आई थिंक 3 या 4 लेक्चर मैक्सिमम लगेगा, उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो जाएगा। मैंने आप लोगों